गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी आर फाइन। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपका कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति हो गया था और आज और सेल ऑर्गेनल के बारे में भी हो गया था और उसके मतलब बता दिए थे कि किस में जंतुओं में कितना सेल ऑर्गेनल होता है और पौधों में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि वो पौधे होते हैं, पौधों में दो प्रकार के दो सेल ऑर्गेनल यानी कि दो कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। पहला होता है आपका लाइसोसोम, जिसे कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, है ना, ये प्लांट में नहीं पाया जाएगा। और दूसरा होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मतलब तारक का है, ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है, ये भी नहीं पाया जाएगा आपके कोश में प्लांट में, है ना। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपके कोशिका का एक अंगक है जिसे कोशिकांग बोलते हैं। ये कोशिकांग होता है, इसके जो खोजकर्ता उनका नाम है KR पोर्टर, है ना। इनका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ये कोशिकाओं को आंतरिक कंकाल का कार्य करती हैं, यानी कि कोशिकाओं को पचकने नहीं देते, पिचकने, है ना। तो आंतरिक कंकाल का कार्य करता है एंडोस्केलेटल, है ना। तो आंतरिक कंकाल का कार्य करती हैं। दूसरा होता है जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है RER, जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। और दूसरा होता है SER, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसे सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। अब देखिए हमारी जो RER होती है और SER होती है, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? तो हमारा जो RER होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। RER क्यों बोला गया? क्योंकि इसके इस पार्ट पर आप देख रहे हैं कुछ दानेदार संरचनाएं दिखाई दे रही है ना, दानेदार। ये दानेदार संरचना क्या है बेटा? राइबोसोम है। ये दानेदार संरचना जो आपको दिख रही है ये है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम। यहाँ पे राइबोसोम पर ही आप लोग जानते हैं कि राइबोसोम पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है ना। तो ये आपकी जो ये पार्ट है RER है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, और दूसरा जो होता है SER होता है जिस पर आपका लिपिड का सिंथेसिस होता है ना। लिपिड जो होता है आपका वो फैटी एसिड में बदल जाता है। जब लिपिड का सिंथेसिस हो जाता है तो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मेन फंक्शन कहने का मतलब इसका यही है कि जो RER पार्ट होता है इसमें प्रोटीन संश्लेषण होगा, SER में आपका लिपिड संश्लेषण होगा, बस इतना, है ना। फिर आप लोगों को ये भी बताया, मतलब जो आपकी सेंट्रोसोम होती है, इसको पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन अब देखिए जो सेंट्रोसोम होता है कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ कम पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो मस्तिष्क आपका होता है ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये पहला होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन मस्तिष्क में 90% पाया जाता है और उसमें और 10% आपके ग्लियल सेल होते हैं, है ना। अक्सर आप लोगों के जब मतलब ह्यूमन में जब ब्रेन में कैंसर हो जाता है, कैंसर का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन, यानी कि कोशिकाओं का आवश्यकता से अधिक विभाजन हो जाना, है ना। तो वही हमारा कैंसर कहलाता है। कैंसर कोई रोग नहीं होता है बल्कि कोशिकाओं के अनियमित डिवीजन के कारण, एबनॉर्मल डिवीजन के कारण हो जाता है, अधिक विभाजन के कारण। तो अब इसमें आप लोग जानते हो कि कहते हैं हाँ मस्तिष्क में वो नहीं कारक काय पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो उसमें कैंसर कैसे क्रिएट होता है? तो उसका मेन रीजन यही है कि जो आपका ग्लियल, इसमें आपके जो न्यूरॉन है 90%, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है ना। और जो आपके 10% बचे ग्लियल सेल, इसमें आपके सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और इसी में जब कोशिका का एबनॉर्मल डिवीजन हो जाता है तो वो कोशिका डिवीजन करते करते, कोशिका विभाजन करते करते आपके न्यूरॉन तक चली जाती हैं। और फिर क्या करती हैं? न्यूरॉन तक आने के बाद फिर वही हमारे बताते कि मस्तिष्क में कैंसर हो गया है, ये होता है। चलिए बेटा आज फिर इसके बाद पढ़ाया जाएगा।